हेलो एवरीवन। इस वीडियो का आज जो टॉपिक है वो लाइफ इंश्योरेंस का लास्ट टॉपिक है। इसके ऑलमोस्ट सभी टॉपिक हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस आउट कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी के अंदर एक टर्म यूज़ होती है क्लेम। क्लेम का मतलब क्या है? क्लेम मीन्स क्लेमिंग और आस्किंग फॉर ड्यू अमाउंट अंडर द टर्म्स ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी. When the person fills the proposal form for the policy and insurer accept it, it becomes the contract. The insurer promised to pay a certain amount on the happening of an event. Basically क्या होता है कि जब एक स्टार्टिंग कहाँ से होती है किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी की, इस कॉन्ट्रैक्ट की, जो पर्सन इंश्योरेंस पॉलिसी को लेना चाहता है तो वो इंश्योरर के पास एक प्रपोजल भेजता है, एक प्रपोजल फाइल करता है जिसके अंदर वो अपनी सारी डिटेल फिल करता है, अपनी हेल्थ के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, तो वो सारी डिटेल उसको फिल करनी होती है। अगर तो इंश्योरेंस कंपनी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है तो दोनों के बीच में बॉन्ड हो जाता है। इंश्योरेंस कंपनी इसको एक्सेप्ट कुछ बेसिस पर करती है, प्रपोजल को रीड आउट करती है, थोरोली उसको स्टडी करती है कि क्या ये प्रपोजल एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद अगर प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो पॉलिसी कर दी जाती है। ये पॉलिसी कैसे होती है? काफ़ी सारे टर्म्स हम कर चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ कि बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर। तो जो लास्ट टर्म आती है वो क्लेम है। क्लेम पर ही पॉलिसी का एंड हो जाता है, क्योंकि क्लेम कब मिलेगा? जब या तो पर्सन की डेथ हो जाएगी या फिर मैच्योरिटी होगी, विच एवर इज़ अर्लियर, तो उस टाइम क्लेम मिल जाता है। तो जैसे क्लेम मिल जाता है तो फिर इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका एंड हो जाता है। क्लेम का मतलब है कि इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर जो भी ड्यू अमाउंट है उसके लिए क्लेम करना, उसके लिए बोलना। जब एक पर्सन प्रपोजल को फिल करता है, फॉर्म को फिल करता है और इंश्योरर इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इंश्योरर इंश्योर्ड को प्रॉमिस करता है कि किसी इवेंट के होने पर वो सर्टेन अमाउंट उसे पे करेगा। तो जो ये सर्टेन अमाउंट है जो इंश्योरर इंश्योर्ड को पे करेगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लेम बोलते हैं। जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसका जो नॉमिनी होगा वो इंश्योरर को बोलेगा कि तुम अपने प्रॉमिस को फुलफिल करो, जो भी टर्म्स थी, जो भी कंडीशंस थी। तो ये जो डिमांड होती है, जो डिमांड नॉमिनी कर रहा है, तो इस डिमांड को पॉलिसी क्लेम बोला जाता है। पॉलिसी क्लेम की फीचर्स क्या क्या हो सकती हैं? जो पॉलिसी क्लेम होता है तो इसके क्या क्या फीचर है? सबसे पहला तो द पॉलिसी की सबसे पहले तो फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट बाय द नॉमिनी। जो नॉमिनी होगा इंश्योर्ड का, वो इंश्योरर को एक फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट भेजता है क्लेम को एक्सेप्ट करने के लिए। नॉमिनी डिमांड फॉर द अमाउंट, उसके बाद नॉमिनी अमाउंट के लिए डिमांड करेगा। और डिमांड किसके अकॉर्डिंगली की जाती है? जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी है उसकी टर्म और उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली ही वो अमाउंट की डिमांड करेगा। जब वो डिमांड करेगा तो उसके साथ कुछ उसे डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने होंगे। कुछ जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसको साथ में सबमिट करने होते हैं। तो ये मेन फीचर्स हैं पॉलिसी की। रिटन रिक्वेस्ट होती है, नॉमिनी अमाउंट की डिमांड करता है, और जो डिमांड होती है वो एज़ पर टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। डिमांड करते टाइम जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो इंश्योर्ड को इंश्योरर के पास सबमिट करने होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिसी क्लेम की। पॉलिसी क्लेम कितनी तरह के हो सकते हैं जो पॉलिसी के लिए क्लेम किया जाता है? तो इसको बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहला है मैच्योरिटी क्लेम, फिर आता है पीरियोडिक क्लेम, देन डेथ क्लेम, अर्ली डेथ क्लेम और नॉन अर्ली डेथ क्लेम। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस आउट करेंगे। सबसे पहले है मैच्योरिटी क्लेम। तो मैच्योरिटी क्लेम क्या होता है? अगर इंश्योर्ड पॉलिसी टर्म के एंड तक सरवाइव करता है तो मैच्योरिटी क्लेम अराइज होता है। मतलब उसकी डेथ जो होती है वो मैच्योरिटी से पहले नहीं होती है, वो अप टू मैच्योरिटी डेट अगर सरवाइव कर रहा है तो उस केस में क्या होगा? जो मैच्योरिटी क्लेम होगा वो उसको पे कर दिया जाएगा। मैच्योरिटी क्लेम बेसिकली ये एंडोनमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर पे किया जाता है। ठीक है, तो
टर्म प्लान के अंदर क्या होता है, जो टर्म प्लान होती है ना, जैसे हमने 10 ईयर के लिए ली है, 12 ईयर के लिए ली है, तो उस केस में मैच्योरिटी क्लेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो जो एंडोनमेंट पॉलिसी होती है, जो लाइफ टाइम के लिए ली जाती हैं, तो उस केस में मैच्योरिटी क्लेम हो सकता है। इसके बाद आता है पीरियोडिक क्लेम। तो जो क्लेम पीरियोडिक, पीरियड्स की बात हो रही है कि टाइम इंटरवल की बात हो रही है। क्लेम जो होगा एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद पे किया जाएगा, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद क्लेम पे किया जाता है। जो भी पॉलिसी टर्म्स के अकॉर्डिंगली, आपस में जो भी टर्म्स होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली क्लेम एक फिक्स्ड इंटरवल पर पे किया जाता है, और इस क्लेम को पीरियोडिक क्लेम बोलते हैं। ये बेसिकली मनी बैक पॉलिसीज़ के फॉर्म में हो सकता है। और जो पीरियोडिक पेमेंट होती है, जो इसका टाइम ड्यूरेशन होगा वो डिपेंड करता है, अलग अलग पॉलिसी में अलग अलग टाइम हो सकते हैं, जैसे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, और इंश्योरर टू इंश्योरर भी अलग अलग हो सकते हैं। तो वो डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस के बेस पर ही पेमेंट होती है। देन नेक्स्ट आता है डेथ क्लेम। तो डेथ क्लेम क्या है, जब एक इंश्योर्ड की डेथ मैच्योरिटी से पहले हो जाती है, तो उस केस में डेथ क्लेम होगा। डेथ क्लेम उस केस में पेबल होता है जब जो प्रीमियम था वो अप टू डेट पे कर दिया गया, या जब डेथ जो होती है वो ग्रेस पीरियड के अंदर हो जाती है। ठीक है, डेथ अगर ग्रेस पीरियड के अंदर हो गई है, तो उस केस में डेथ क्लेम पे किया जाता है। डेथ क्लेम को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो होता है अर्ली डेथ क्लेम, ये इसी के पार्ट है बेसिकली, अर्ली डेथ क्लेम और नॉट अर्ली डेथ क्लेम। बेसिकली दोनों हैं, ये डेथ क्लेम के ही पार्ट है। तो अर्ली डेथ क्लेम में क्या होगा, अगर जो क्लेम है पॉलिसी इशू करने के पहले 2 ईयर में ही जब क्लेम की डिमांड होती है, जब क्लेम पे किया जाता है, तो इसको अर्ली डेथ क्लेम बोला जाता है। इनको प्री मैच्योर डेथ क्लेम भी कहते हैं। अर्ली डेथ क्लेम जो विद इन 2 ईयर की पॉलिसी लेने के विद इन 2 ईयर, जब हमने पॉलिसी को इशू किया था, इंश्योरेंस कंपनी ने इशू किया था, तो जब 2 सालों के अंदर अंदर क्लेम ले लिया जाता है, तो वो अर्ली डेथ क्लेम होती है। और अगर डेथ क्लेम पॉलिसी लेने के 2 ईयर के बाद राइज होता है, पॉलिसी स्टार्ट होने के 2 ईयर के बाद राइज होता है, तो वो नॉन अर्ली डेथ क्लेम की कैटेगरी में आता है। तो डेथ क्लेम को हम दो बेसिकली पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली डेथ क्लेम और नॉन अर्ली डेथ क्लेम। तो 3 तरह के क्लेम हो सकते हैं, मैच्योरिटी क्लेम, पीरियोडिक क्लेम और डेथ क्लेम। डेथ क्लेम के भी फर्दर 2 पार्ट है, अर्ली डेथ क्लेम और नॉट अर्ली डेथ क्लेम। अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर, कि क्लेम को किस तरह से सेटल डाउन किया जाता है। जो क्लेम की सेटलमेंट की प्रोसीजर होती है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे टाइप ऑफ क्लेम होगा। तो फर्स्ट हम बात करेंगे प्रोसीजर इन मैच्योरिटी क्लेम। मैच्योरिटी क्लेम में क्या प्रोसीजर होती है। सेकंड है पीरियोडिक सर्वाइवल क्लेम में क्या प्रोसीजर होती है, और डेथ क्लेम में क्या प्रोसीजर होती है। जो 3 तरह के क्लेम की हमने बात करी है। सबसे पहले हमने बात करी थी कि मैच्योरिटी क्लेम हो सकता है, तो उस केस में क्या प्रोसीजर रहेगी, और अगर पीरियोडिक सर्वाइवल बेनिफिट्स हैं, पीरियोडिक क्लेम है, तो उस केस में क्या प्रोसीजर रहेंगे, और लास्ट आएगा कि डेथ क्लेम की सिचुएशन में क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैच्योरिटी क्लेम। जो क्लेम पॉलिसी के एंड में पे किया जाता है, तो वो मैच्योरिटी क्लेम होगा। क्लेम के अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे क्लेम की स्पीडली जो है वो पेमेंट हो जाए, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो इंश्योरर के पास सबमिट करने होते हैं। सबसे पहले तो जो ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड हुआ है हमारे और इंश्योरर के बीच में, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, तो वो सबमिट करना होगा। फिर एक विटनेस, एक फॉर्म होता है, डिस्चार्ज फॉर्म होता है, जिसके ऊपर प्रॉपरली साइन होने ज़रूरी होते हैं, स्टैम्प होनी ज़रूरी होती है। तो ये विटनेस फॉर्म होता है जो उस टाइम पर जब हमने पॉलिसी को लिया था, तो वो हमें सबमिट करना होता है। प्रूफ ऑफ एज, अगर पॉलिसी बिना इस प्रूफ के इशू कर दी गई थी उस टाइम पर, तो वो प्रूफ भी हमें सबमिट करना होगा। देन अगर हमने पॉलिसी के अगेंस्ट कोई लोन वगैरह लिया था इंस्टीट्यूशन से, इंश्योरर के अलावा, ठीक है, इंश्योरर के अलावा अगर हमने किसी और से लोन लिया था, तो उस लोन को हमने रीपे कर दिया है, तो उसका डॉक्यूमेंट भी हमें साथ में अटैच करना होता है। अगर हमने अपनी पॉलिसी किसी और को अजाइन कर दी थी, तो उस असाइनमेंट को हम कैंसिल कर चुके हैं, तो उसका डॉक्यूमेंट्स भी हमें अटैच करना होगा
कैंसलेशन डॉक्यूमेंट ऑफ असाइनमेंट। देन इंडेमनिटी बॉन्ड, अगर पॉलिसी डॉक्यूमेंट हमारा लॉस्ट हो चुका है, डिस्ट्रॉयड हो चुका है, तो हमें इंडेमनिटी बॉन्ड वो भी सबमिट करना होता है। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हम सबमिट करते हैं। अब तो जो कंपनीज हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मोड भी यूज़ करती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस दी जाती हैं, और इस पर जो मेच्योरिटी डेट पर जो चेक होते हैं वो पे कर दिए, उनको मतलब इशू किया जाता है इंश्योर्ड को। मेच्योरिटी क्लेम अमाउंट, अब ये होती क्या है, जो सम एश्योर्ड था, जो हमने जितने की पॉलिसी ली थी, इसके अलावा जो अदर एडिशंस होते हैं जिनकी बात हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं, जैसे ऑर्डिनरी रिवर्जनरी बोनस हो सकता है, टर्मिनल बोनस हो सकता है, तो अगर इस तरह की कोई भी एडिशंस हैं तो वो भी इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। अगर कोई अमाउंट ड्यू है इंश्योर्ड की तरफ, जैसे उसने कोई डेट लिया है, कोई लोन लिया है, या इस लोन के ऊपर कोई इंटरेस्ट था, या कोई पुराना प्रीमियम का एरियर है, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम था, तो उसको जब इस अमाउंट को पे किया जाता है तो उसमें से डिडक्ट कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। अगर मेच्योरिटी क्लेम है तो उस केस में जो नॉमिनेशन है वो इररेलेवेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब इसमें जो मेन बेसिकली जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जैसे टाइटल वगैरह की, तो उन्हें हमें फेस नहीं करना पड़ता। अगर असाइनमेंट है तो जो पेमेंट होती है वो असाइनी को दे दी जाती है। जब क्लेम पे कर दिया जाता है तो इंश्योरर और इंश्योर्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से जो क्लेम है, जो मेच्योरिटी क्लेम होती हैं, तो उसको पूरा किया जा सकता है। उसकी जो प्रोसीजर है हम उसको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को फिल करके पूरा कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड हम बात करते हैं सेटलमेंट प्रोसीजर इन केस ऑफ पीरियोडिक सर्वाइवल बेनिफिट। अगर हम पीरियोडिक सर्वाइवल बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसमें होगा कि जो पेमेंट है वो मनी बैक पॉलिसीज़ के थ्रू होती है। पीरियोडिक पेमेंट जो भी आपस में पहले जो कमिटमेंट्स होते हैं तो उनके बेस पर होती हैं। सम एश्योर्ड का कुछ पार्ट स्पेसिफिक इंटरवल में दे दिया जाता है। ये सम एश्योर्ड की कुछ परसेंटेज होती है कि सारी की सारी अमाउंटें कुछ परसेंटेज जो होती है पीरियोडिक पेमेंट की फॉर्म में होती हैं। और जब पीरियोडिक पेमेंट की जाती हैं तो अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है तो उसको डिडक्ट करके पे करते हैं। अब उस केस में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो सबमिट करने होते हैं। सबसे पहले तो डिस्चार्ज फॉर्म, ड्यूली स्टैम्प्ड एंड विटनेस्ड, ये वाला फॉर्म सबमिट करना होगा, और ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना होता है। तो इस तरह से पीरियोडिक क्लेम को लिया जा सकता है। लास्ट हम बात करते हैं सेटलमेंट प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ क्लेम। अगर डेथ क्लेम है तो उस केस में सेटलमेंट प्रोसीजर कैसे होती है। जब एक पॉलिसी होल्डर या जो इंश्योर्ड है अगर उसकी डेथ मैच्योरिटी से पहले हो जाती है तो डेथ क्लेम, जो क्लेम पे किया जाएगा वो डेथ क्लेम होगा। डेथ क्लेम उस केस में पेबल होता है जहां पर जो प्रीमियम था वो अप टू डेट ऑफ डेथ पे कर दिया गया है। तो डेथ क्लेम के जो मेन प्रोसीजर है उसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला तो जो फर्स्ट आता है प्रोसीजर में, इंटीमेशन ऑफ द डेथ, डेथ का इंटीमेशन देना होता है, डेथ का प्रूफ सबमिट करना होता है। उसके बाद जो क्लेमेंट है, जो क्लेम कर रहा है, तो उसको भी टाइटल का जो प्रूफ है तो वो सबमिट करना होगा। और लास्ट में होता है कि पॉलिसी की पेमेंट हो जाती है। तो ये जो चारों स्टेप्स होते हैं, तो ये चारों के चारों स्टेप्स डेथ क्लेम के केस में कंप्लीट करने होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीमेशन ऑफ डेथ की। सबसे पहले जो भी हमारी कंसर्न्ड ब्रांच होगी तो उसको इंटीमेट करना पड़ेगा कि जो इंश्योर्ड था उसकी डेथ हो चुकी है। तो इनमें से कोई भी पर्सन डेथ के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो नॉमिनी हो सकता है, अजाइनी हो सकता है, लीगल हायर हो सकते हैं, एम्प्लॉयर हो सकते हैं, या एजेंट हो सकते हैं। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का कराया है इंश्योरेंस है तो एम्प्लॉयर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है, एजेंट दे सकता है, नॉमिनी दे सकता है। तो इनमें से कोई भी डेथ की इंटीमेशन इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड कर सकता है। जब ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो उसके अंदर क्या क्या मेंशन किया जाता है, मतलब इन्फॉर्मेशन किस तरह की होती है। तो उस इन्फॉर्मेशन के अंदर नेम ऑफ द इंश्योर्ड आएगा, इंश्योर्ड का नेम क्या था, डेथ कब हुई, डेथ का कारण क्या था, डेथ कहाँ पर हुई, पॉलिसी नंबर क्या है, और क्लेमेंट्स के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप जो क्लेमेंट है, जो क्लेम कर रहा है, तो उसका इंश्योर्ड के साथ क्या रिलेशन था। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है डेथ की जब इंटीमेट किया जाता है, इंटीमेट
तो इनमें से किसी के थ्रू भी किया जा सकता है। लेकिन जब ये इंटीमेशन किया जाएगा तो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है हमें इस इंटीमेशन के अंदर इंक्लूड करनी होती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर इंटीमेशन हमने दे दिया, फिर आता है सबमिशन ऑफ प्रूफ। जब ब्रांच ऑफिस के पास इंटीमेशन आ जाता है तो इंश्योरर वेरीफाई करता है पॉलिसी के स्टेटस को, और जो क्लेम किया जा रहा है क्या वो जेन्युइन है या नहीं है, जो क्लेम फॉर्म के अंदर सेंड किया गया है। देन इंस्ट्रक्शंस देता है कि कौन कौन सी प्रोसीजर फॉलो करनी है। इंश्योरर डेथ का प्रूफ भी मांग सकता है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनको भी सबमिट करना होता है। सबसे पहले तो क्लेम फॉर्म ए आता है। क्लेम फॉर्म ए जो होता है ये क्लेमेंट की स्टेटमेंट होती है। इसमें पूरी डिटेल होती है, जो पर्सन जिसकी डेथ हो गई है और जो पर्सन क्लेमेंट है, तो क्लेमेंट इस स्टेटमेंट को सबमिट करेगा। सेकंड आती है स्टेटमेंट फ्रॉम डॉक्टर, कि जहाँ पर जिस डॉक्टर ने लास्ट टाइम उस डिसीज्ड पर्सन को, मतलब उस डिसीज को अटेंड किया था, जिस पर्सन की डेथ हो रही है, तो उस डॉक्टर की स्टेटमेंट अटैच करनी होती है। या जिस हॉस्पिटल में पॉलिसी होल्डर को लास्ट टाइम ट्रीट किया था तो उसका सर्टिफिकेट वो भी सबमिट करना होता है। उस इंश्योर्ड के क्रिमिनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो सबमिट करना होता है। और ये तो रिक्वायर्ड ही है, ये तो मैंडेटरी है कि जो ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, हर केस में ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होगा। अब इसमें से जब ये प्रूफ सबमिट किया जाता है तो कुछ और चीज़ें, कि अगर अर्ली क्लेम हम कर रहे हैं कि विद इन 2 ईयर अगर हम क्लेम कर रहे हैं तो उस केस में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अटैच करने होते हैं, वो भी उसमें भी ऑलमोस्ट सभी सेम है। जैसे पॉलिसी बॉन्ड जो था ओरिजिनल वो हमें करना होगा। डिस्चार्ज जब उसको करवाया गया हॉस्पिटल से वो करना होता है, उसका वाउचर, उसका बिल। असाइनमेंट डीड सबमिट करनी होती है। अगर कोई नॉमिनेशन नहीं था, कोई असाइनमेंट नहीं थी, तो टाइटल का प्रूफ सबमिट करना होगा। जिस डॉक्टर ने लास्ट टाइम अटेंड किया था उसे, तो उसकी स्टेटमेंट सबमिट करनी होती है। जहाँ पर इंश्योर्ड की डेथ हुई उस हॉस्पिटल की स्टेटमेंट सबमिट करनी होती है। जहाँ पर जो एम्प्लॉयर है जहाँ पर वो काम कर रहा था, अगर बीमारी होने की वजह से उसने कुछ छुट्टियां ली थी तो उन छुट्टियों की डिटेल भी एम्प्लॉयर से मांगी जाती हैं। क्रिमिनेशन का सर्टिफिकेट, और म्यूनिसिपल कमेटी से भी जो डेथ का सर्टिफिकेट है तो उसका इंश्योरेंस कंपनी उसकी डिमांड करती है। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट हैं वो अर्ली क्लेम के केस में सबमिट करने होते हैं। उसके बाद आता है प्रूफ ऑफ टाइटल ऑफ क्लेमेंट, कि जो पर्सन क्लेम कर रहा है तो क्या सच में वो इस क्लेम को करने के लिए उसके पास राइट है, क्या वही क्लेमेंट है, तो उसको अपने टाइटल का प्रूफ भी सबमिट करना होगा। अगर नॉमिनी का नेम रजिस्टर्ड है या असाइनमेंट वैलिड तरीके से करी है तो उस केस में तो कोई प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर कोई नॉमिनेशन नहीं है और कोई वैलिड असाइनमेंट नहीं की गई है तो क्लेमेंट को प्रोवाइड करना होगा एक सेटिस्फैक्टरी प्रूफ कि जो भी डिसीज्ड है उसकी एस्टेट का, उसकी पूरी प्रॉपर्टी का मालिक वही पर्सन है, कि उसके पास पूरा टाइटल है। प्रूफ प्रॉपरली सर्टिफाइड होना ज़रूरी है एक जुडिशियल अथॉरिटी के थ्रू, कि जैसे डीसी ऑफिस वगैरह से हमें उसको पूरी तरह से उसको वेरीफाई करवाना होता है, सर्टिफाइड करवाना होता है। जो जुडिशियल अथॉरिटी होती है तो वो क्या क्या इशू करेगा, क्या क्या प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले तो वो ससेशन का सर्टिफिकेट, कि हाँ वही पर्सन, उसका जो डिसीज्ड पर्सन है, जो इंश्योर्ड है, उसके साथ जो रिलेशन था, कि उसका वो ससेसर है, उसका वो उत्तरधारी होते हैं, तो उसका वो है, मतलब उसी को उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर पूरा का पूरा राइट है, उसके पास टाइटल है। अ लेटर ऑफ प्रोबेट ये सबमिट करना होता है, और एक रजिस्टर्ड विल जो होती है तो वो सबमिट करनी होती है। तो जो सारे डॉक्यूमेंट होते हैं ये सबमिट करने होते हैं। लेटर ऑफ प्रोबेट का मतलब क्या है, कि अगर जिस पर्सन की डेथ हो रही है, अगर उसने अपनी इच्छा से ये पॉलिसी ट्रांसफ़र कर दी है, मतलब अपनी इच्छा से उसको अपना उत्तरदायी बनाया है, तो उस केस में उसी के पास राइट होगा, उसी के पास टाइटल होगा। अगर तो विल है तो कोर्ट उस विल को वैलिड मान के चलता है, ठीक है। और जो प्रोबेट होती है वो कॉपी ऑफ विल के साथ रिक्वायर्ड होती है।
ससेशन का जो सर्टिफिकेट है वो कोर्ट इशू करता है। क्लेम वहाँ जो क्लेमेंट होगा ना वो पर्सन वहाँ पर जाकर एप्लीकेशन देगा कि मुझे कंपनी से क्लेम लेना है, तो मुझे ससेशन का सर्टिफिकेट इशू किया जाए। तो जो ये सारे सर्टिफिकेट है वो क्लेमेंट को सबमिट करने होते हैं प्रूव करने के लिए कि उसके पास जो इंश्योर्ड है, जो पॉलिसी होल्डर है, उसकी प्रॉपर्टी का टाइटल है। लास्ट जो प्रोसीजर का जो लास्ट जो पॉइंट है दैट इज पेमेंट ऑफ पॉलिसी। लास्ट स्टेप पर पॉलिसी की पेमेंट हो जाती है जब सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर दिया जाता है। When all the formalities are completed, the insurer issues a discharge form. The insurer issues a discharge form. The discharge form is signed by either nominee or assignee or legal hire as the case may. As per IRDA guidelines, claim must be paid within 30 days from the date when all the formalities were completed. तो जब सारी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट कर लिया जाता है तो इंश्योरर जो है एक डिस्चार्ज फॉर्म इशू करेगा। डिस्चार्ज फॉर्म के ऊपर नॉमिनी, अजाइनी और लीगल हायर के साइन होने ज़रूरी है। इनमें से किसी एक के इंश्योरर उसके फेवर में अमाउंट इशू कर देगा। और अगर हम IRDA की गाइडलाइंस को देखें तो जो अमाउंट है, जो क्लेम की अमाउंट है, जब सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी जाती हैं तो उसके विदिन 30 डेज़ इस अमाउंट को पे करना मैंडेटरी होता है। देखा कि कोई भी पॉलिसी जो होती है वो प्रपोजल से स्टार्ट होती है और उसका एंड क्लेम पर हो जाता है। जैसे क्लेमेंट को मिल जाता है, इंश्योर्ड को मिल जाता है, जैसा भी केस है, तो पॉलिसी का एंड हो जाता है। इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक था लाइफ इंश्योरेंस का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो लास्ट की वीडियोस के अंदर इसके मैक्सिमम टॉपिक कवर हो चुके हैं। आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। थैंक यू।